इंट्रोड्यूस किया गया UIDAI की तरफ से। इसके विभिन्न पहलुओं के संपर्क में हम चर्चा करने वाले हैं और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसको आप एक तरीके से अवेयरनेस और इनिशियल प्रशिक्षण कार्यक्रम समझिएगा, क्योंकि कुछ टीचर पूरी तरीके से आने में, कुछ फैसिलिटी पूरी तरीके से चालू होने में हो सकता है कुछ समय लगेगा। पर UIDAI के निर्देश थे कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी आधार ऑपरेटरों को यूनिवर्सल क्लाइंट का जो इनिशियल जो सेटअप जो स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया जाए, इसलिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल क्लाइंट सॉफ्टवेयर की बारीकियों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली विजन ऑफ आधार तो आप सभी को क्लियर है, आप सभी काम कर रहे हैं कि जो हमारे रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो नागरिक है, उनको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करना लक्ष्य है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे कभी भी कहीं पर भी ऑथेंटिकेट कर सकें। ये एक विजन है जो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का होता है कि अपने रेसिडेंट को किस तरीके से एम्पावर किया जाए। और आधार ने इस क्षेत्र में, आधार ने इस पूरी अवधारणा को पूरी तरीके से चरितार्थ किया है। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं और यूनिवर्सल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है UIDAI के द्वारा जो एनहेंसमेंट किया गया है, उसके बारे में हम जो आधार रिलेटेड हमारी जो सर्विसेज हैं उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास इस UC सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके की ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं कि किस अवधारणा को लेकर ये UC लाया जा रहा है, तो प्रोसेसेस को सिंप्लीफिकेशन जितना आसान और सरल हो सके, पारदर्शिता की कहीं ना कहीं बात की जा रही है और ट्रांसपेरेंसी कि किस तरीके से हम पारदर्शिता लेकर आ सकते हैं। कई तरीके के ऑब्लिगेशंस, कई तरह की चीजें समय समय पर अखबारों में सुनने को मिलती हैं। तो पारदर्शिता एक बहुत बड़ी चीज है जिसका इस UC सॉफ्टवेयर में उसको अचीव करने की कोशिश कुछ हद तक की जाएगी। रिजेक्शंस का काफी सारा वो रहता था कि कुछ चीजें हैं जिस वजह से रिजेक्शंस हो जाते हैं, उसको भी सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट के माध्यम से प्रयास किया गया है कि रिजेक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एनरोलमेंट ऑब्लिक अपडेट रिक्वेस्ट, ये तो कोई भी नया वर्जन, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें ये तो मेजर ऑब्जेक्टिव होता ही है कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन हम कैसे अचीव करेंगे, किस प्रकार अचीव करेंगे। ये तो हमेशा से ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन प्रोसेस में। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी जो हम बात कर रहे हैं, रेसिडेंट का जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, जो भी उसकी जानकारी है जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो जाके स्टोर हो रही है, तो उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, ये हमारा मेजर मकसद है। अब इसकी जरूरत क्यों असाइन पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, तो पहला मैं आपको बता दूं कि पुराने जो हमारे ECMP के सॉफ्टवेयर थे जिनका हम अभी सालों से उपयोग करते हुए आ रहे हैं, उसमें रियल टाइम चेक अवेलेबल नहीं थे। अभी जब मैं डिस्कस करूंगा, जब हम इसको डिटेल में स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको लाइव पैकेट अपलोड करने के पहले ही आपको दिख जाएंगे। कुछ रियल टाइम चेक इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वैलिडेशन से रिलेटेड, एरर और फ्रॉडुलेंट एंट्री से रिलेटेड। ये फैसिलिटी है क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सल क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है ये इंटरनेट पे चलने वाला है। अभी जो आप पुराने सॉफ्टवेयर जो चला रहे थे, ECMP वाले जो सॉफ्टवेयर चला रहे थे, उसमें आप ऑफलाइन मोड में काम करके अपने डेटा को ऑनलाइन सिंक कर देते थे। ये जो UC सॉफ्टवेयर जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरह, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करेगा। सब कुछ डायनेमिक रन टाइम एनवायरनमेंट में होने वाला है। तो यहाँ पर हमें ये जानना और समझना जरूरी होगा कि ये रियल टाइम चेक्स क्या हैं। तो रियल टाइम चेक्स किस प्रकार है, कैसे ये काम करते हैं पूरे। उसी तरीके से जो मैनुअल एरर्स जो है, जो डेमोग्राफिक, नेम, एड्रेस वगैरह में या पुअर बायोमेट्रिक कैप्चर में जो रिजेक्शन होता था,
उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अभी जब डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह में मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें कि कैसे आप रियल टाइम में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिक कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, और क्योंकि आप काफ़ी सालों से आधार में काम कर रहे हैं, तो पहला बेसिक कंपैरिजन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये वाली जो एप्लीकेशन यूनिवर्सल क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है, ये फुली ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, जबकि पुराने वाले में आप ऑफलाइन मोड में काम करते थे और फिर उसके बाद आप अपना डेटा वगैरह सिंक करते थे। तो यहाँ पर आप इसको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरह, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की तरह कंसीडर करें। सब कुछ जैसे आप किसी और वेबसाइट पर ऑनलाइन कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं या ऑनलाइन कुछ करते हैं तो सब कुछ रियल टाइम में प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि जब आप यूसी वाला ऑप्शन चुनेंगे, जब मैं अभी तो दोनों ऑप्शन हो सकता है दिखाई दें, कुछ समय के बाद जब यूसी पे आप जब काम करेंगे तो आपको फुली इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये फुली ऑनलाइन मोड में रियल टाइम आपकी डेटा प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, और जो भी वैलिडेशन रियल टाइम चेक्स हैं वो भी सब लाइव ऑनलाइन चलेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है जो एडवांसमेंट की तरफ लेके गए हैं कि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रहा है। और पहले आपका क्या होता था, पैकेट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं क्लाइंट साइड पे, फिर आप उसको सिंक वगैरह करते थे। यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन मोड में सारा कुछ चलने वाला है। वैलिडेशन ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर, जो कि हमारे ईसीएमपी में ऐसी सुविधा नहीं थी हमारे पास, यहाँ पर यूसी में हमारे पास ये फैसिलिटी रहेगा कि जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर है उसको हम ओटीपी के माध्यम से वैलिडेट कर सकें, और जब आप एनरोलमेंट फॉर्म रेसिडेंट से भरवाएंगे उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल है तो उसको हम तत्काल, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन पूरा सिस्टम चल रहा है, तो ऑनलाइन उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी और ईमेल पर ओटीपी वगैरह जनरेट होगा जहां जहां पे भी ये रिक्वायर्ड किया गया। अभी हम आगे देखेंगे कहाँ ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, कहाँ सिंगल रिक्वायर्ड है, तो वहां वहां पर आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पुराने जो सिस्टम था, ईसीएमपी वाला जो अरेंजमेंट था, उसमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो डेमोग्राफिक डेटा जो है, जो हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, उससे ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, जो कि हमारे ईसीएमपी वाले सॉफ्टवेयर में नहीं था। यहाँ पर वो फैसिलिटी, वो एनहांसमेंट जो किया गया है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन मॉड्यूल है, और ऑनलाइन अगर आप प्रॉपर ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ नहीं है और अभी भी आपको यूसी वाला ऑप्शन नजर आए तो आप यूसी वाला ऑप्शन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी में अगर नहीं है तो, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन कई सारे पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन है। जैसा कि यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन में नो सोर्स वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पुराने वाले सिस्टम में हमारे पास ऐसा कोई सोर्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं था, पर यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि पहले दिन से ये काम चालू हो जाएगा, पर जैसे जैसे सने सने चीजें आगे बढ़ेंगी तो ये भी बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सीबीएसई मार्कशीट, पैन कार्ड, एपिक, पासपोर्ट, ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं, अगर आप इनका कोई डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, इनका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, तो जब ये फुल फ्लैश्ड यूसी सॉफ्टवेयर उपयोग होने लगेगा, ईसीएमपी पूरी तरीके से बंद होगा, तब आपको ये ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगी कि वो इन पोर्टल्स के माध्यम से, इन पोर्टल से कनेक्टिविटी लेकर आपके डेटा को क्रॉस वेरिफिकेशन या क्रॉस चेक कर पाएगा। उसी तरीके से पुराने वाले सिस्टम में जो हमारे रेसिडेंट फॉरेनर जो रहते थे उनके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर लिमिटेड वैलिडिटी के साथ, कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ आधार एनरोलमेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। रेसिडेंट जो फॉरेनर हैं उनको भी ये फैसिलिटी दी जा रही है। और जो हमारे एनआरआई जो रेसिडेंट हैं वो पहले केवल इंडियन एड्रेस से ही एनरोल हो पाते थे। जब आप यूसी चलाएंगे तो आपको इसमें दोनों एड्रेस चूज करने की फैसिलिटी होगी, इंडियन और फॉरेन एड्रेस दोनों ही हम चूज कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटा बेसिक कंपैरिजन है। ऑनलाइन होने की वजह से, कई सारे पोर्टल से इंटीग्रेशन की वजह से थोड़ा सा और एनहेंसमेंट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओटीपी मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल आईडी पे भी जाएगा, बैकबार इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है कई सारे। जब ये सारे जो बीआरएस जो सिस्टम है, चाहे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस, सीबीएसई मार्कशीट, पैन, एपिक कार्ड, जब
इस तरीके से पूरा इंटीग्रेशन फुल फ्लेज्ड मोड में चलेगा, तो काफी सारी चीजें जो हमारी रिजेक्शन में जाती थी या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती थी उसको भी कहीं ना कहीं हम रोक पाएंगे। और यही इस यूसी जो हमारा नया वर्जन है, नया सॉफ्टवेयर जो है यूनिवर्सल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिसको हम कह रहे हैं, उसकी खासियत होगी। और आगे की तरफ चलते हैं कि ऑपरेटर के लिए किस तरीके से ये चीजें आसान कर देगा। पहला तो मैं आपको एक बहुत मोटा मोटा ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता था, अलग अलग, जैसे आपको पीवीसी कार्ड के लिए अलग वेबसाइट पे बाहर अपने लॉगिन साइट के बाहर जाके पीवीसी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, या अन्य कुछ कुछ चीजों के लिए आपको बाहर बाहर अलग अलग जाना पड़ता था। इसमें कई सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगी। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला तो यही है कि जब आप अपडेट के लिए जाएंगे तो आपको लेटेस्ट डिटेल ऑफ रेसिडेंट के आधार के यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और अभी तक ये बड़ा कंफ्यूजन होता था कि भाई ये डीओबी कितनी बार अपडेट कराया है, जेंडर कितनी बार अपडेट कराया है, नेम कितनी बार अपडेट कराया है। यहाँ पर वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि कितना उसका लिमिट अवेलेबिलिटी बचा हुआ है, जेंडर के लिए कितनी लिमिट बची हुई है, या डीओबी के लिए या नेम के लिए, वो आपको लाइव दिखाई देगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखाऊंगा। स्टेटस ऑफ आधार भी हम यहीं पे सिंगल प्लेटफॉर्म पे चेक कर पाएंगे, बाहर अलग से जाकर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इस यूसी सॉफ्टवेयर में ही आप लॉग इन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसका आधार डीएक्टिवेटेड या सस्पेंडेड तो नहीं है। डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते थे स्कैन करने के बाद, यहाँ पर आप उसको प्रीव्यू देख पाएंगे। अपलोड करने के पहले आप उसका स्पेसिफिक प्रीव्यू देख पाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि इसमें और बेटर स्कैनिंग होनी चाहिए, या डॉक्यूमेंट हिल गया है रखते समय या तिरछा हो गया, तो वो आपको स्क्रीन पर पहले वाले वर्जनों की अपेक्षा बेटर नजर आएगा। अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसको दिखाऊंगा भी। मोबाइल और ईमेल वैलिडेशन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल को ये वेरीफाई वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड की जो हम बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स का जो बायोमेट्रिक, ऑपरेटर्स और रेसिडेंट का जो बायोमेट्रिक है, क्योंकि ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये ऑफलाइन वाला कोई प्रोसीजर नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैलिडेशन जो हो रहा है सब रियल टाइम चेक लग रहा है, कि बाद में ऐसा ना हो कि भाई उनने किसी दूसरी जगह पे जाके कुछ वैलिडेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह पे जाकर कुछ कर रहे हैं। अब इसमें आपकी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है, जिस कैंपस की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकल जहां पर आपकी मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए उसका एक एरिया निर्धारित होगा, उसकी एक रेंज निर्धारित होगी, और वहीं पर भी हम लाइव आपको चेक कर पाए, मतलब यूआईडीए के सर्वर पे आपका लाइव डेटा जा रहा है, तो तत्काल ऑपरेटर और रेसिडेंट का जो हम बात कर रहे हैं कि लाइव बिल्कुल करंट रियल टाइम में हम ये सब चेक कर पाएंगे सारा कुछ। जो कि पहले क्या होता था कि ऑफलाइन मोड में चल रहा है, फिर डेटा आप कहीं जहाँ पे स्वान इंटरनेट कनेक्शन है वहां जाके आप सिंक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ लाइव चल रहा है, तो ये फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे ये सारा काम अवेलेबल हो रहा है। वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसा कि मैंने पीवीसी कार्ड का आपको एग्जांपल भी लिया था कि पहले क्या हो रहा है कि आप ईसीएमपी चला रहे हैं, फिर पीवीसी कार्ड के लिए अन्य किसी सेवा के लिए आपको बाहर कहीं जाना पड़ रहा है, लॉग आउट करके फिर उसमें जाके कहीं आप किसी वेबसाइट पे यूआईडीए की साइट पे जाके आवेदन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके लॉगिन में ही वैल्यू एडेड सर्विसेज में कुछ सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें पीवीसी कार्ड, फाइन आधार, डॉक्यूमेंट अपडेट, अभी ये तीनों चारों सर्विसेज हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और अभी हो सकता है शुरुआत में सारे ऑप्शन, सारी चीजें ना काम करें, पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, अभी कुछ चीजें टेस्टिंग फेज में भी, अंडर डेवलपमेंट फेज में भी है, फिर ये सारे ऑप्शन आपको लाइव चलाते हुए मिलेंगे, सारे ऑप्शन का भली भांति उपयोग कर पाएंगे। उसी तरीके से नोटिफिकेशन भी, जो हमारी जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो रहता है, उसका जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी जो है, ये भी डॉक्यूमेंट अपडेट रिलेटेड टू पर्टिकुलर आधार, ये सारा कुछ भी हमारे पास इस यूसी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा, और जो कि हमारे कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो साथी जो हैं उनको ये बेनिफिशियल रहेगा आगे आने वाले समय में, जब पूरी तरीके से हम यूसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। और ये सारी चीजें जब अंडर डेवलपमेंट फेज से फुल फ्लैश्ड मोड में चलेंगी और आप लोग जब इसको चलाने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे, तो ये काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब एक एक करके मैं वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला था लेटेस्ट डिटेल ऑफ आधार, तो जैसे ही आप व्यक्ति का आधार नंबर वगैरह अपडेट के लिए लिखेंगे, तो ये जो भी उनकी लेटेस्ट डिटेल्स होगी वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी आपके ही लॉगिन में। और लिमिट्स वैलिडिटी की जो मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो फील्ड्स हैं जो अपडेट करनी है, मान लीजिए इसमें से कोई भी फील्ड आपको अपडेट करनी है, तो उसके जो भी लिमिट्स बची हुई हैं
नेम के केस में, डीओबी के केस में, जेंडर के केस में, वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है कि इस केस के लिए इतनी इतनी ये जो डिटेल है, ये लिमिट्स है, ये बची हुई है, ये आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पीछे बात की थी लिमिट्स अवेलेबल, तो इस तरीके से आपको इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। जब भी आप अपडेट के लिए जाएंगे तो आपको पहले ही पता पड़ जाएगा व्यक्ति की लिमिट्स नेम के लिए या डीओबी के लिए या जेंडर के लिए कितनी बची हुई है, उस अनुसार आप अपडेट करेंगे ताकि रिजेक्शन की संभावना कम रहे। और डॉक्यूमेंट प्रीव्यू की जो मैं बात कर रहा था, अभी मैं इसको जब हम डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वहां से भी दिखाऊंगा। आप जब स्कैन करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर नजर आएगा। अभी मैंने इसको कुछ अपलोड वगैरह नहीं किया हुआ है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का आपको पूरा लेआउट स्क्रीन के फॉर्म इस तरीके से नजर आएगा। आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। यदि एक से अधिक पेजेस हैं, जैसे आप कई बार वोटर आईडी कार्ड यूज करते होंगे तो उसमें आगे पीछे दोनों तरफ स्कैन होता है, तो आप स्कैन नेक्स्ट पेज का उपयोग कर सकते हो। और आपको आगे पीछे देखना है प्रीवियस पेज कैसा स्कैन हुआ था, ये वाला पेज कैसे स्कैन हुआ था, तो प्रीवियस पेज नेक्स्ट पेज करके आप उसको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से ये क्लाइंट एंड पे आपको प्रीव्यू में नजर आएगा यूसी सॉफ्टवेयर में। उसी तरीके से मोबाइल और ईमेल वैलिडेशन की जो मैं बात कर रहा था, जहां जहां पर भी ये मैंडेटरी और जहां जहां पर उपयोग होगा, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ओटीपी जाएगा। जब आप ओटीपी सबमिट करोगे तब कहीं जाके आगे की चीजें प्रोसीड कर पाएंगी। तो ये रियल टाइम चूंकि ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, तो उसी समय व्यक्ति के जो भी मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी हम उनसे पूछ के सबमिट करेंगे, तब जाके ये वैलिडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ये भी यूसी में हमारे लिए अवेलेबल है। वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड की जो मैं बात कर रहा था, ऑपरेटर अपना जो बायोमेट्रिक है ऑथेंटिकेट करने के लिए, ये भी चूंकि सब कुछ अब रियल टाइम में हो रहा है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो आप जिस लोकेशन पे बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ के जब आप ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो आपके एंड पे ही हो रहा है। अलग से कहीं सिंक करके जाके उस पैकेट को अपलोड करने की या वो सब जो आप पहले करते थे, अब यहाँ सब कुछ रियल टाइम हो रहा है। तो इसमें आपकी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होगी, जो जीपीएस आपका जो होगा, और उसका ये सारा डेटा भी वहां पे मौजूद रहेगा। तो इसका हमें थोड़ा सा विशेष, क्योंकि वैलिडेशन एट क्लाइंट साइड पे ही हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज की मैं बात करूं, ये एक यूसी की बेसिक स्क्रीन है जो आपको खुलकर आएगी। इसमें राइट हैंड साइड पे जो मैं वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज में डॉक्यूमेंट अपडेट, फाइंड आधार, पीवीसी कार्ड और एक्टिवेट आधार या एक्टिवेट डीएक्टिवेट जो भी उसका स्टेटस है, ये हम जब ये प्रॉपर फुली फंक्शनल हो जाएंगी ये सारी चीजें, अभी मैंने भी उतना चला कर नहीं देखा, यूआईडीएआई की जो टीम है, एक बार जब ये चालू हो जाएंगे प्रॉपर सारे ऑप्शन, या मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा चलाने के लिए तो मैं और कंफर्म बता पाऊंगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको सिंगल आपके लॉगिन में मिल रहे हैं। आपको बाहर किसी और वेबसाइट पर जाकर पीवीसी कार्ड के लिए या आधार का स्टेटस एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, सस्पेंडेड, ये सब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारा कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। इसमें कुछ और मेजर ऑप्शंस जो मैं बता दूं, जो एनरोलमेंट के समय उनको काम आएंगे। न्यू एनरोलमेंट के लिए अडल्ट एनरोलमेंट 18 ईयर्स एंड अबव, चाइल्ड एनरोलमेंट बिलो 5 ईयर्स और चाइल्ड एनरोलमेंट 5 ईयर एंड बिलो 18 ईयर्स, ये 3 ऑप्शन न्यू एनरोलमेंट के लिए दिए हुए हैं। और अपडेट के लिए पूर्व की तरह डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे हमको दिख जाएंगे। और वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर होगा कि आपके लॉगिन में ही आपको पीबीसी कार्ड और बाकी सारे फीचर्स मिल रहे हैं। आपको बाहर यूआईडीएआई की साइट पे बाहर जाके अलग से ढूंढने की या आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बेनिफिट्स टू ऑपरेटर, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि लाइव सब कुछ चल रहा है, रियल टाइम वैलिडेशन हो रहा है सारी चीजों का। तो जो चीजें रियल टाइम वैलिडेशन ना होने की वजह से छूट जाती थी, आप तो सही डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, सही करना चाह रहे हैं, पर व्यक्ति ने गलत डॉक्यूमेंट दिया हुआ है या गलत कुछ इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो ये सब रियल टाइम फ्लैगिंग जब रहेगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे बीआरएन नंबर हो, तो वो उन पोर्टल्स के सर्वर्स के साथ ये सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी। तो इस तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वगैरह जो है, अगर कुछ ऐसा कुछ होगा, कोई गलत बीआरएन नंबर या नकली कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आए और उसका गलत बीआरएन नंबर वगैरह डलेगा, तो लाइव पोर्टल से उनका डेटा फैच होके आएगा ही नहीं।
लाइव पोर्टल से उनका डेटा आने वाला नहीं। तो यहाँ हमारा जो फ्रॉडुलेंट या इस तरीके की जो एक्टिविटी होती थी, जो प्रॉपर रियल टाइम वैलिडेशन ना होने के कारण जाने अनजाने में रिजेक्शन का कारण बनती थी, ये सब पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। टाइम सेविंग प्रोसेस तो बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि जो भी रेसिडेंट की आधार की जो डिटेल्स हैं, जो भी है अपडेट के केस में, वो प्री फिल्ड पहले से अवेलेबल होंगी हमारे पास, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा टाइम बचाएगा। रियल टाइम फैचिंग ऑफ रिजल्ट्स, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका नया वर्जन आता है तो फास्टर प्रोसेसिंग एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। यूसी को डिजाइन करते समय, डेवलप करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये सारी चीजें रियल टाइम पे डेटा फेचिंग जो है वो फास्ट रहे, स्पीड अप रहे, तो जिससे कि एक एफिशिएंट सिस्टम हम आम जनता को दे पाए और हमारे ऑपरेटर्स भी उससे बेनिफिट हो पाए। रोल बेस्ड एक्सेस एंड जीपीएस जियो फेंसिंग, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं कि रियल टाइम है, तो जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो आपकी रहेंगी, जिस कैंपस में, जिस प्रांगण में, जिस लोकेशन पर आप मशीन चला रहे हैं, वहां पर आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स जीपीएस वहां पे जा रहा है। अभी तो क्या होता है, ऑफलाइन मोड में फिर आप कहीं और जाके मशीन सिंक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज सुनने में आती है। पर यहाँ पर सब कुछ उसी तरीके से रहेगा। तो आप उस प्रीमाइसेस के बाहर अगर ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे या ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो इसको पूरी तरीके से प्रिवेंट किया गया है, क्योंकि रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही आप अपना को ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन करेंगे, जिस लोकेशन से आप कर रहे हैं, उस लोकेशन के जीपीएस कोऑर्डिनेट जो है वो वहां पर पहुंचेंगे सर्वर पे। तो इसलिए उस तरीके की जो एक्टिविटी जो हुआ करती थी वो पूरी तरीके से रिमूव होंगी, और हमारा जो जेन्युइन ऑपरेटर जो है, जो जेन्युइन व्यक्ति जो है, वही एनरोलमेंट और अपडेट की एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। कोई व्यक्ति उसकी आईडी का मिसयूज नहीं कर पाएगा। ये ऑपरेटर के लिए फायदा है। आगे की तरफ और हम बढ़ते हैं। ये इंटरफेस की जो मैंने बात करी, पूर्व में भी मैंने आपको दिखाया था, जिसको मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। न्यू इन्वॉल्वमेंट के केस में 3 कैटेगरी दिखाई दे रही है, अपडेट के केस में 2 कैटेगरी दिखाई दे रही है। और ये वैल्यू एडिड सर्विसेज की जो मैं बात कर रहा था, जब ये फुली फंक्शनल हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू एडिड सर्विसेज आपके लॉगिन में चलेगी। एनरोलमेंट सिनारियो को थोड़ा सा मैं एज और कैटेगरी वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि ये सब कुछ अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि चाइल्ड जो है बिलो 5 ईयर्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन, फॉरेन, एनआरआई, चाहे वो बिलो 5 ईयर्स हो, 5 to 18 हो, उसी तरीके से एडल्ट भी जो है। और ये जो अडल्ट जो है, ये भी इंडियन, फॉरेन, एनआरआई जो है। और इसके जो डिटेल सिनारियो है, डॉक्यूमेंट बेस्ड, एचओएफ बेस्ड, और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखेगा। एक चीज जो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ नोट में लिखा हुआ है, फॉर इंडियन एंड एनआरआई बोर्न ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर 2023। वैसे तो आप सभी लोग जानकार हैं और आप सभी को पता होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 के बाद, 1 अक्टूबर 2023 के बाद यदि कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, तो उसके केस में बर्थ सर्टिफिकेट जो है यूआईडीआई की तरफ से मैंडेटरी किया गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा। अब एक एक करके ये सारे जो अलग अलग सिनारियो जो है, मैं उस पर आपको लेके चलता हूँ। पहले मैं चाइल्ड के केस में दोनों सिनारियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिलो 5 ईयर्स और 5 to 18 ईयर्स वाले जो चाइल्ड के दोनों सिनारियो हैं, एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारा चाइल्ड एनरोलमेंट इंडियन रेसिडेंट बिलो 5 ईयर्स को हम फोकस कर लेते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी और आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि जब हम यूसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सल क्लाइंट के केस में जो सिंबल बना हुआ है वो नेट कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और जब हम ईसीएमपी की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सिंबल नजर आ रहा है, मतलब आप नेट से कनेक्टेड नहीं। तो यदि आप यूनिवर्सल क्लाइंट का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ ऊपर की तरफ देखो, मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है, प्लीज इंश्योर दैट द क्लाइंट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो यूनिवर्सल क्लाइंट मोड का सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे,
करेंगे तो फिर उसमें रियल टाइम डेटा फैचिंग में दिक्कत हो सकती है। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिवर्सल क्लाइंट वाला जो हमारा मोड है उसमें हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट है, और वो भी एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऐसा नहीं कि फिर कनेक्टिविटी ब्रेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल क्लाइंट लॉगिन पेज नजर आएगा। ऑपरेटर अपना आधार नंबर, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा इसको। और हमारे जो ऑपरेटर साथी हैं वो अपना आधार नंबर और कैप्चा यहाँ पे इंटर करेंगे इस तरीके से, और आधार नंबर कैप्चर इंटर करने के बाद उनको अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जो कि वो फिंगर, आइरिस, फेस जिस भी से करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर डुअल लेवल ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी है, तो केवल फिंगर लगाने भर से काम नहीं चलेगा, मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी आपका वैलिडेशन यहाँ पे हो रहा है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पिछली वाली स्क्रीन पे जैसे आपने मान लीजिए फिंगर का उपयोग किया है, तो फिर आपके पास ओटीपी पहुंचेगा, ओटीपी आप सबमिट करेंगे, तब जाके आप यूसी इंटरफेस वाले ऑप्शन पे पहुंचेंगे। ये वो इंटरफेस है जो पूर्व में हमने डिस्कस किया था। और इसमें अभी मुझे जो एनरोलमेंट करना है, जो एनरोलमेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो चाइल्ड एनरोलमेंट बिलो 5 ईयर्स वाला एनरोलमेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एरो बना हुआ है, मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें एनरोलमेंट दो तरीके से हो सकता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट में दो कंडीशन हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं। और एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट में बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर बीआरएन जिसको हम बोलते हैं, बीआरएन के साथ या बीआरएन के बिना, ये दोनों ऑप्शन आपको एचओएफ बेस्ड रजिस्ट्रेशन में नजर आएंगे। अब मैं जल्दी से और टाइम ना लेते हुए आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं। पहला वाला जो केस है हमारा, रेसिडेंट हैविंग प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब उसके बाद जो आपके प्रूफ ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट है, पीओवी के जो डॉक्यूमेंट है वो यदि है तो स्क्रीन किस तरीके से काम करेगी, कैसे काम करेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको रेसिडेंट टाइप में 3 ऑप्शन नजर आएंगे, इंडियन रेसिडेंट, एनआरआई और रेसिडेंट फॉरेनर। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इंडियन रेसिडेंट का चयन किया हुआ है। टाइप ऑफ एड्रेस, इंडियन रेसिडेंट के केस में बाय डिफॉल्ट इंडियन ही रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम बेस्ड रहेगा। एनरोलमेंट टाइप में 2 कैटेगरी हमारे पास आ रही हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट और हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट लिया हुआ है। यदि ये बायोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन का केस है तो आप यस का चयन करेंगे, यदि बायोमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन का केस नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। यहाँ पर वो आपसे पहले ही पूछ रहा है रेसिडेंट है प्रूफ ऑफ बर्थ, पहले ही पूछ लिया जा रहा है कि प्रूफ ऑफ बर्थ है। यदि प्रूफ ऑफ बर्थ है उसके पास तो हमें यस का चयन करना है, यदि नहीं है तो हमें नो का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यस का चयन किया हुआ है, मैं आगे वाली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद इंडियन रेसिडेंट के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑप्शनल छोड़ा गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडियन रेसिडेंट के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑप्शनल है, किंतु यदि एनरोलमेंट फॉर्म पे रेसिडेंट आपको भर के दे रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो आपको उसको यहाँ पर फिल करना है, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों फील्ड भले ही ऑप्शनल हैं, पर यदि एनरोलमेंट फॉर्म में व्यक्ति आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान कर रहा है तो आपको यहाँ पर उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, भले ही ये ऑप्शनली क्यों ना दिए गए हो। इंडियन रेसिडेंट के लिए आपको दोनों चीजें फिल करनी है यदि वो एनरोलमेंट फॉर्म में भरकर दे रहा है। आगे की तरफ मैं चलता हूं। पहले के समय में एक कॉमन मिस्टेक जो हमारे द्वारा होती थी कि जेंडर जो है वो मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो जाया करता था कई बार, जो ऑपरेटर जानबूझ के नहीं करता था, पर भीड़ भाड़ होने की वजह से, केंद्र पर अव्यवस्थाओं की वजह से कई बार धोखे से हो जाता था। यहाँ पर आपको जेंडर और कंफर्म जेंडर का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें गलती की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति से एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार जब आप कंफर्म जेंडर करेंगे तो मुझे लगता है कि गलती की संभावना बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए। जेंडर मिसमैच वाले जो रिजेक्शन है, इस तरीके की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको कंफर्म वाला बटन बाजू में दिया जा रहा है।
उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ के केस में भी कई बार 1/1/2000 इस तरीके से लिखा जाता था, मतलब पहला पहला महीना पहली तारीख, ऐसी गलती हो जाती थी कई बार। अब आपके पास जब कंफर्म डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ध्यान से उसको भरेंगे और ये वाली गलती भी पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों में यदि अलग अलग भरेंगे तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में वो पहचान लेगा कि आप गलत भर रहे हैं, तो आप तुरंत उसका निराकरण कर पाएंगे, तुरंत उसको सही कर पाएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी है। जेंडर मिसमैच और डेट ऑफ बर्थ जो गलत होती थी, दो बार हम इंटर करेंगे तो गलती की संभावना मुझे लग रहा है काफी हद तक शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सालों से अनुभवी ऑपरेटर हैं, सालों से काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये डबल कंफर्मेशन के बाद हमसे इस तरह कोई बेसिक मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स होगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं, तो बाकी उसका जो एड्रेस जो अभी आप लिखते आए हैं पूर्वी की तरह, वही एड्रेस में सारी फील्ड्स, पिन कोड, विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, वो सारी डिटेल हमें प्रॉपर और सही सही भरना है, जिससे कि आगे फर्दर किसी तरह की कोई गलती की संभावना ना हो। ये हम पूर्वी की तरह प्रॉपर भरेंगे। उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखोगे डेमोग्राफिक हमने भरा था, उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी भर दिया। अब ये तीसरे नंबर पे हम आ गए डिस्क्लोजर। ये देख पा रहे होगे आप, बेसिक डिटेल का कॉन्टेक्ट डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल का डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में वही है कि वो जो जानकारी जो कुछ भी है, जो व्यक्ति की इंफॉर्मेशन भरी जा रही है वो पूरी तरीके से सत्य है, उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और किसी भी तरह की कोई फ्रॉडुलेंट या इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, हम उन पोर्टल्स को भी अनुमति दे रहे हैं कि ठीक है आप हमारा डेटा वहां से फेच कर सकते हो। यही इस डिस्क्लोजर में इन्होंने बताने की कोशिश की है और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इस डिस्क्लोजर के बाद। तो पूर्व की तरह आपके जो दस्तावेज हैं, चाहे वो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए हो, चाहे पीओआई के लिए हो, चाहे पीओ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हो, वो दोनों तीनों प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, बर्थ प्रूफ के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, वो दोनों तीनों तरीके के डॉक्यूमेंट हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्कैन का बटन दिया हुआ है। ये यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्कैन का बटन दिया हुआ है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे, ये जो बटन एरो के माध्यम से दिखाए गए हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैनिंग होगी। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट स्कैन होके आपको यहाँ पर प्रीव्यू के रूप में दिखेगा। यदि आपको लग रहा है कि प्रॉपर नहीं आया है, डॉक्यूमेंट तिरछा हो गया, कट हो गया, कुछ हो गया है, तो आप इसको दोबारा स्कैन कर सकते हो। यदि आपके पास एक से अधिक पेजेस हैं उस डॉक्यूमेंट के, तो आप स्कैन नेक्स्ट पेज पे जाकर, जैसे वोटर आईडी के केस में होता है आगे पीछे दोनों तरफ स्कैन करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से स्कैन नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर सकते हो। और यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर क्वालिटी आपको नजर आ रही है कि प्रॉपर हो गया है ये, आप उसको सेव कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, क्योंकि नेट का इसमें काफी बड़ा रोल होने वाला है। नेट आपके पास स्टेबल थोड़ा सा रहना चाहिए, तो ये टिक का निशान आपको चेक कर लेना है। यदि ये टिक का निशान लगकर आ गया है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली रियल टाइम में ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड हो चुका है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा नहीं आ पा रहा है तो मतलब समझिएगा कुछ नेट का इशू हो रहा है, नेट कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, क्योंकि ये टिक लगना जरूरी है। ये टिक ही इस बात की पुष्टि करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सर्वर पे रियल टाइम में रियल प्रोसेसिंग के माध्यम से अपलोड हो गया है। ये टिक के माध्यम से हम चेक कर पाएंगे। उसके बाद वही व्यक्ति का फेस जो है उसको आप वो कैप्चर करेंगे। बच्चे के केस में जो भी फेस हम कैप्चर करेंगे, इसमें स्क्रीनशॉट थोड़ा बड़े व्यक्ति का नजर आ रहा है, पर जो भी वो है हम कैप्चर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक ये बताता हूँ कि यहाँ पर रिव्यू, ऊपर आप देखोगे ऑरेंज कलर में रिव्यू का लिखा हुआ है, ये रिव्यू भी बना हुआ आ रहा है। तो ये पूरी जानकारी जो भी बच्चे के साथ गार्जियन वगैरह जो भी व्यक्ति, माता पिता गार्जियन जो भी आए हैं, दिस इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूर्व की तरह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये सारी जानकारी जो आई हुई है हम उनको पढ़वाएं और उनसे बोलें कि आप इसका मिलान करिए।
और जब वो मिलान से संतुष्ट हो जाएं तभी हम आगे कंफर्म पे बढ़ें। यदि कहीं कहीं गलती है तो प्रीवियस पे जाके आप उसमें सुधार करिए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी के रिव्यू वाले पेज पे आप जल्दबाजी मत करिएगा। जो भी गार्जियन, पेरेंट्स, माता पिता, जो भी व्यक्ति साथ में आए हैं, आप उनको ये जानकारी पढ़वाइएगा रिव्यू वाले पेज पे। भले ही 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लग जाए, पर आप ये जानकारी उनके सामने खोलिएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप उनको ये पूरी जानकारी पढ़ने के बाद, संतुष्ट होने के बाद ही आप कंफर्म पे क्लिक करिएगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, द ऑपरेटर विल कंफर्म दैट द इंटर डिटेल्स आर करेक्ट बाय प्रोवाइडिंग हिज और हर बायोमेट्रिक। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बायोमेट्रिक आपका लग रहा है, क्लाइंट एंड पे ही ये पूरा वेरिफिकेशन हो जा रहा है, रियल टाइम पे हो जा रहा है। तो ये आपका बायोमेट्रिक लगने के बाद चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि भैया सारी जानकारी करेक्ट है, और इसके बाद किसी भी तरह कोई संशोधन की बात नहीं होगी। और पूर्व की तरह आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन होगा, जिसका आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट देख सकते हैं, और फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे साइन वगैरह करा के उसको आप यहाँ से स्कैन करके अपलोड करेंगे। और फिर एनरोलमेंट फॉर्म जो है उसको आप, जो व्यक्ति से आपने साइन कराया, उसको आप यहाँ से स्कैन करके अपलोड करेंगे। इस तरीके से जब ये पूरी प्रोसेस, ये जैसे हमने अभी दिखाया था कि वो इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है उसका प्रीव्यू नजर आएगा, जिसको आप प्रिंट आउट लेंगे, व्यक्ति से साइन वगैरह करा के इसको आप अपलोड कर देते हैं। उसी तरीके से आपका जो एनरोलमेंट फॉर्म है, साइंड एनरोलमेंट फॉर्म, उसको आप अपलोड करेंगे। और जब आप एनरोलमेंट फॉर्म अपलोड कर देंगे तो नीचे ये सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। सबमिट बटन जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट बटन एक्टिवेट होने के बाद, तो जैसे वहां पर ईआईडी नंबर जनरेट होता था ईसीएमपी के केस में, यहाँ पर एसआईडी नंबर उसको बोला जा रहा है, यहाँ पर एसआईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। और पूर्व की तरह पावती वगैरह जो आप देते आए व्यक्ति को, वो सब आप उसको अभी भी दीजिएगा। अब दूसरा वाला केस है प्रूफ ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, रेसिडेंट नॉट हैविंग प्रूफ ऑफ बर्थ। कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। आपको फ्रंट स्क्रीन पर ही यहाँ पर बता देना है कि डज रेसिडेंट है प्रूफ ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको नो का चयन कर लेना है। बाकी सारा प्रोसीजर, सारी चीजें वही रहने वाली हैं जो पूर्व की तरह हमने डिस्कस किया था। मेल जेंडर बार बार मैच करेंगे, डीओबी अगेन मैच करेंगे, नाम जो आपने लिखा हुआ है वो हिंदी में नाम लिखकर आ जाएगा, वो सारा कुछ वही रहने वाला है। फिर वो एड्रेस जो हमने भरा था प्रूफ ऑफ बर्थ जब हमारे पास था, यहाँ पे भी वो एड्रेस वगैरह भराएगा। और वो डिस्क्लोजर जो पूर्व में हमने बात की थी जब प्रूफ ऑफ बर्थ था हमारे पास, तो वही कि ये सारी जानकारी सत्य है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्क्लोजर करेंगे, उसको चेकबॉक्स को टिक करके। और यहाँ पर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि अगर प्रूफ ऑफ बर्थ का हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो भी प्रूफ ऑफ बर्थ के बिहाफ पे, क्योंकि आपके पास यूआईडीआई के द्वारा निर्धारित जो भी प्रूफ ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट नहीं, मैं ऊपर की लाइन पढ़वाना चाहता हूं आपको। रेसिडेंट्स एज पर द लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट एंड अपडेट एंड क्लिक ऑन द स्कैन बटन टू स्कैन द वैलिड डॉक्यूमेंट। तो स्कैन करना तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद पूर्व की तरह पीओआई और पीओए के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करेंगे। पीओआई के जो डॉक्यूमेंट होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी एक ही दिखाई दे रहा है, नीचे वाले केस में काफी सारे दिखाई दे रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे पीओआई पीओए के लिए, वो उसको अपडेट करेंगे। और पूर्व की तरह हम उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। ये देखो मैंने दिखाया यहाँ पर कि यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ बर्थ तो उसके पास है नहीं है, तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है पीओआई के केस में, एड्रेस प्रूफ के केस में, या आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट व्यक्ति लेकर आया, उसका भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो दोनों तीनों डॉक्यूमेंट आप स्कैन बटन जो मैंने पूर्व में बताया था उसके माध्यम से आप उसको स्कैन करेंगे। स्कैन का प्रीव्यू भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर इस तरीके से, जो हमने पूर्व में डिस्कस किया था। अगर प्रीव्यू सही नहीं आया है तो आप दोबारा स्कैन कर सकते हैं, सही आया तो आप उसे सेव कर लीजिए। प्रॉपरली अपलोड हुआ है कि नहीं, तो देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक नजर आएगा। अगर ग्रीन कलर का टिक आ रहा है मतलब सर्वर पे वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हो गया है। या ऊपर की तरफ प्रूफ ऑफ बर्थ आपने लिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर वो एरो नहीं दिखाई दे रहा है।
नहीं तो प्रूफ ऑफ बर्थ होता तो वहां पर भी ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे जाता। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्ति का फोटो वगैरह जो बाकी चीजें रहती है वो एज इट इज रहेंगी। यहाँ मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि ये जरूर आप उसको पढ़वाइएगा, क्योंकि बार बार फिर व्यक्ति परेशान होता है, चीजें गलत होती हैं, फिर अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उसको यहाँ पे इत्मीनान से पढ़वाइएगा। ये चीज बच्चों के केस में उनके पेरेंट्स को पढ़वाना है हमको। और ये ऑपरेटर कंफर्म करेंगे अपने बायोमेट्रिक से जो भी डिटेल भरी है रेसिडेंट से कंफर्म करने के बाद, और फिर पूर्व की तरह यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रीव्यू दिख जाएगा जो हमने वहां पे दिखाया था। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रीव्यू करके उसका प्रिंट आउट लेके उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे हम। उसी तरीके से एनरोलमेंट फॉर्म जो हमने अभी रेसिडेंट से साइन कराया है उसको भी हम अपलोड करेंगे, साइंड एनरोलमेंट फॉर्म। जब ये दोनों अपलोड कर देंगे आप, एक्नॉलेजमेंट और एनरोलमेंट फॉर्म, तो नीचे की तरफ ये सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। ये सबमिट बटन एक्टिवेट होते साथ ही आप इसको सबमिट करेंगे तो रियल टाइम में UIDAI के सर्वर पर ये पूरा का पूरा डेटा पहुंच जाएगा विथ डॉक्यूमेंट। आपको अलग से कोई सिंक करने की और कोई पैकेट अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये SID नंबर जनरेट हो जाएगा और पूर्व की तरह पावती जो है आप व्यक्ति को दीजिएगा। तीसरा केस हमारा अराइज हो रहा है HOF बेस्ड एनरोलमेंट में। ये उस केस में हम कर रहे हैं जब व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट वगैरह का कुछ अभाव होता है। जब HOF बेस्ड पे हम जाते हैं तो देखिए कुछ नहीं करना, ऊपर तो वही तीनों ऑप्शन है, इंडियन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन दैट इज NRI, और रेसिडेंट फॉरेनर। तो यहाँ पर आपको जो भी चूज करना है, इंडियन है तो इंडियन चूज कर लेंगे। इंडियन के केस में आपको इंडियन एड्रेस ही बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, यहाँ फॉरेन एड्रेस चूज करने की फैसिलिटी नहीं होगी। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंडियन एड्रेस पे टिक लगा देगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब चूंकि मैं हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने इस पे टिक किया हुआ है, यहाँ फादर को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ फादर का आधार नंबर वगैरह हम वहां पे इंटर करेंगे। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन तो नहीं है, यस और नो पूछ रहा है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि रेसिडेंट है, प्रूफ ऑफ बर्थ, ये वाला भी डीएक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, पूर्व की बात ही। आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये जो भी आपके गार्जियन है, जो भी आपके गार्जियन है जिनका हमने आधार नंबर वहां पे लिया हुआ है, तो वो उसके बायोमेट्रिक के माध्यम से हम उनके आधार के डेटा को पॉपुलेट करेंगे। बायोमेट्रिक के माध्यम से जैसे ही हम पॉपुलेट करेंगे उनके डेटा को, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फादर, अगर आपने ऊपर फादर का चेंज किया तो यहाँ पे फादर का UIDAI और उनका जो नाम है वो यहाँ पर स्क्रीन पर उनके आधार कार्ड की डिटेल से जो अभी हमने पूर्व में इंटर किया था और उनका ऑथेंटिकेट किया था वो यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। ये हम किस केस में कर रहे हैं? HOF के केस में कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड पे ये करने की हमको आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए, उसके बाद बाकी की जो डिटेल है बच्चे की, जो बाकी की डिटेल, ये तो वहां से फादर वाली डिटेल तो वहां से फैच होके आ जाएगा। बाकी की जो डिटेल है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल हम फिल करेंगे। और चूंकि यहाँ पे भी हमारे पास वो फैसिलिटी है जेंडर को क्रॉस वेरीफाई करने की, 2 बार हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी एड्रेस वगैरह है, जो भी एड्रेस, चूंकि ये आपने वहां से पुल होके आया है एड्रेस HOF के माध्यम से, तो ये एड्रेस आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये एड्रेस वहां से ऑटो पॉपुलेट होके आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने HOF बेस्ड एनरोलमेंट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट बेस्ड वाले केस में ऐसी कोई ऑटो पुल्ड वाली फैसिलिटी नहीं थी, वहां पर हम खुद से टाइप कर रहे थे। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर होने वाला है कि जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ेंगे। पूर्व में जब हम बात कर रहे थे, जब हम POI POA की बात कर रहे थे, यहाँ हम HOF बेस्ड वाली बात कर रहे हैं। तो हेड ऑफ फैमिली प्रूफ वाले केस में यहाँ पर नीचे वाला जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बेस्ड वाले में बात कर रहे थे, इस वाले में ये यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इन्होंने दिखाया हुआ है हेड ऑफ फैमिली, ये वाला ऑप्शन मैंडेटरी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बीच वाले सारे ऑप्शन ना दिखाकर वो कहाँ, ये नीचे वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वाला दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम जो एनरोलमेंट कर रहे हैं वो HOF बेस्ड एनरोलमेंट है, ना कि डॉक्यूमेंट बेस्ड। और फिर यहाँ पर वही फेस रिकॉग्निशन होगा, उसको आप प्रीव्यू वगैरह कराएंगे
और ऑपरेटर उसको चेक करा के अपने एंड से वेरीफाई करेंगे इस पूरे डेटा को, और वही पूर्व की भांति एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रीव्यू देख सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रीव्यू देखने के बाद आगे की तरफ बढ़ के एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट निकालिए, साइन कराइए, एनरोलमेंट फॉर्म को साइन कराइए, उसको अपलोड करिए। जब दोनों आप अपलोड कर देंगे तो ये पहले जो मैंने दिखाया था पूर्व की तरह ये सबमिट बटन बन के आएगा और व्यक्ति की एसआईडी यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चाइल्ड बेस्ड जो बिलो 5 इयर्स वाला जो सिनारियो था इसको हमने कंप्लीट किया। अब चाइल्ड के केस में हम दूसरा सिनारियो फटाफट देख लेते हैं। यदि एक बार आपको ये वाला सिनारियो समझ में आ गया तो बाकी सारे ऑप्शन वही फेमिलियर रहेंगे, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं इसको। 5 to 18 ईयर्स के केस में बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप यूसी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके सिंबल से आपको समझ में आ रहा है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी हमको चाहिए होगी, इंटरनेट कनेक्शन हमको चाहिए होगा, तभी आप यूसी वाले मोड का उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो आपको पुराने ईसीएमपी मोड पे काम करना पड़ेगा यदि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं। अभी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, पर जैसे यूआईडी के निर्देश जारी होंगे और जब केवल यूसी वाले सॉफ्टवेयर पे ही काम चलेगा पूरे भारत में, तब हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, तो हमें फिर यूसी वाले ऑप्शन का ही उपयोग करना है, ईसीएमपी वाला ऑप्शन का हम उपयोग नहीं करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लॉगिन वही रहेगा, ऑपरेटर अपने आधार नंबर से और कैप्चा से इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर बायोमेट्रिक से उनका ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पर डुअल ऑथेंटिकेशन है तो बायोमेट्रिक के बाद ओटीपी भी मांगा जा रहा है। यहाँ पर ये देखो इंटर ओटीपी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर व्यक्ति अपना ओटीपी इंटर करेंगे, तब जाके ये लॉगिन पर हम पहुंचेंगे। और अब की बार न्यू एनरोलमेंट में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड एनरोलमेंट 5 इयर्स एंड बिलो 18 इयर्स। पहले हमने बिलो 5 इयर्स की बात की थी, अब हम बिलो 18 इयर्स 5 और 18 के बीच में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से रेसिडेंट हैविंग प्रूफ ऑफ बर्थ और नॉट हैविंग प्रूफ ऑफ बर्थ दोनों ऑप्शन है। बहुत ज्यादा सिनारियो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी इंडियन रेसिडेंट अगर आप लेते हैं तो इंडियन एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर टिक किया हुआ है। और अगर प्रूफ ऑफ बर्थ है मेरे पास तो मैं यहाँ यस का चयन करूंगा और ये यस का चयन करके मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर इंडियन रेसिडेंट ईमेल और मोबाइल नंबर एनरोलमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। पर यदि व्यक्ति प्रोवाइड करता है एनरोलमेंट फॉर्म में तो हमें उसको यहाँ पर इंटर करना है, हमें उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ऑप्शनल भले ही है, पर यदि व्यक्ति बता रहा है आपको एनरोलमेंट फॉर्म में भर के दे रहा है तो आपको उसको यहाँ पर इंटर करना है, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो अब इस फॉर्म में ऐसा नया कुछ भी विशेष नहीं है। जो हम वहां पे देख रहे थे, यहाँ पे भी जेंडर मिसमैच के लिए उन्होंने कंफर्म जेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ को भी कंफर्म यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, दोनों ही केस में दोनों को रिकन्फर्म किया जा रहा है। पूर्व की तरह यहाँ पर भी आप जो भी उनका एड्रेस है, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, ये सारी जो डिटेल है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे, वो हम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद ये डिस्क्लोजर है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये डिस्क्लोजर यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर हम टिक करेंगे पढ़ा के कि भाई ये डिस्क्लोजर है, सारी जानकारी सही है, इस तरीके से। और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो चूंकि हमने प्रूफ ऑफ बर्थ बोला है कि यस वी आर हैविंग प्रूफ ऑफ बर्थ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट जो है वो हमें अपलोड करना पड़ेगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है पीओआई, पीओए, वो भी हमारे पास अपलोड करेंगे हम। उसको पूर्व की भांति स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे तो वो प्रीव्यू में आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। यदि प्रीव्यू आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप दोबारा स्कैन कर सकते हो, अगर सही हुआ है तो आप उसको सेव करेंगे। जब आप अपलोड कर देंगे तो ये ग्रीन टिक नजर आना चाहिए, ग्रीन टिक नजर आ रहा है मतलब सर्वर पर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड हो चुके हैं। पीओ प्रूफ ऑफ बर्थ भी अपलोड हो गया है, आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड हो गया और एड्रेस प्रूफ भी अपलोड हो गया है। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं तो एचओएफ वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। फेस, फिंगर, आइरिस जैसा आप पूर्व की भांति करते आए हैं, यहाँ पर वो करने के बाद ये रिव्यू वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो बच्चे के साथ, चूंकि बच्चा भी 5 से 18 साल के बीच में ही है, बच्चे के साथ जो भी व्यक्ति आए हैं या बच्चा खुद पढ़ने में सक्षम है, अगर
10-12 साल का बच्चा है, तो आप उसको ये पढ़वाइए पूरी डिटेल। पढ़वाने के बाद आप अपना ऑपरेटर जो आपका वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है, आप उसको कंफर्म करिए। जब आप कंफर्म कर देंगे तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगा, उसका आप प्रीव्यू करिए। प्रीव्यू करके उसका प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकाल के व्यक्ति से साइन कराइए, उसको अपलोड करिए। एनरोलमेंट फॉर्म पे साइन कराइए, उसको अपलोड करिए। जब आप दोनों अपलोड कर देंगे तो ये सबमिट बटन यहाँ पे नजर आ रहा है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर EID की जगह SID जनरेट होता है, तो ये SID जनरेट हो जाएगा और व्यक्ति को पावती जरूर दीजिएगा। दूसरा केस है जब प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें वही इंडियन रेसिडेंट या जो भी आप ऊपर चयन करते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट ये भी है। पर यहाँ पर व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है। व्यक्ति मतलब बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, 5 से 18 साल के बीच में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, एरो में आप देख पा रहे हो, मैंने पहले इसे स्पेसिफाई कर दिया है कि नो, यानी बच्चा जो आया है एनरोलमेंट के लिए उसके पास प्रूफ ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट नहीं है। पूर्व की भांति यहाँ पर भी वो जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फिल करेंगे हम। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूंकि उसके पास प्रूफ तो है नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर, जो भी यहाँ पे भर रहा है, फिल कर रहा है। उसके बाद एड्रेस वगैरह हम करेंगे, डिस्क्लोजर पे जाएंगे। डिस्क्लोजर के बाद जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे, हालांकि UIDI के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे प्रूफ ऑफ बर्थ में, वो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके पास जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ या इस तरह के कोई दस्तावेज है, तो वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वेरीफाई यूजिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ बर्थ में देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट बोले जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट बोले जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट व्यक्ति के पास, बच्चे के पास ना हो। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है, जिसमें बच्चे की मार्कशीट हो सकती है, जिसमें उसकी, अगर मान लो बच्चा 15-16 साल का है, 10वीं की परीक्षा पास कर चुका होगा, तो 10th की मार्कशीट में भी वो डेट ऑफ बर्थ होती है। उस तरीके से हम यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद इस तरीके से प्रीव्यू नजर आएगा पूर्व की भांति। और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए है प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में, या अन्य जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वाला डॉक्यूमेंट तो उन्होंने दिया नहीं है, तो बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट उसके अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा, ये ग्रीन टिक आना चाहिए। जब ये ग्रीन टिक आएगा तभी हम ये मानेंगे कि ये प्रॉपर सर्वर पे अपलोड हो गया, अदरवाइज देयर इज सम एरर, देयर इज सम प्रॉब्लम। हमें अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, ये ग्रीन टिक बहुत जरूरी है। उसके बाद यही फेस, फिंगर, आइरिस प्रीव्यू, आप उसको रिव्यू करा दीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा भी है इस केस में, 5 साल से बड़ा है, और अगर मान लो 5-6 साल का ही है, 10-12 साल का नहीं है, किसी के साथ आया है बच्चा, तो उनके पेरेंट्स वगैरह जो भी आए साथ में, उनको आप पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के बाद ऑपरेटर अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑपरेटर अपना ऑथेंटिकेशन क्लाइंट साइट पे ही कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा, इसका आप प्रीव्यू निकालेंगे। प्रीव्यू निकालने के बाद पूर्व की भांति उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के उसको साइन कराएंगे, अपलोड करेंगे। साइंड एनरोलमेंट फॉर्म अपलोड करेंगे, और जब दोनों अपलोड कर देंगे तो नीचे की तरफ सबमिट बटन ओपन होके आ जाएगा, और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो SID नंबर जनरेट हो जाएगा। ये हम बात कर रहे थे जब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ था या नहीं था, पर डॉक्यूमेंट बेस्ड था। HOF बेस्ड जब मैं बात करूंगा तो फिर से वही कहानी होगी। यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट बेस्ड की जगह HOF बेस्ड इनरोलमेंट लेना पड़ेगा, और HOF में फादर, मदर, गार्जियन जो भी है, उनका आधार नंबर वगैरह यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो उनका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा बायोमेट्रिक के माध्यम से। HOF जो भी साथ में आए हुए हैं, फिंगर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप करें, फेस, फिंगर, आइरिस, किसी भी माध्यम से, जैसे ही ये ऑथेंटिकेशन कंफर्म होगा, हेड ऑफ फैमिली जिनके माध्यम से ये एनरोलमेंट हो रहा है, तो उनकी डिटेल पॉपुलेट होके यहाँ पर आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पर रिलेटिव टाइप में फादर आ रहा है, रिलेटिव UIDs, और यहाँ पे उनका नेम वगैरह, ये सब ऑटो फिल्ड होके आ जाएगा।
आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब ऑटो फिल होके आ रहा है। उसके बाद जो भी बच्चे की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म का ऑप्शन है, जेंडर कंफर्म का ऑप्शन है, और हिंदी में भी आप देख सकते हो, मिलान कर सकते हो। उसके बाद ये जो एड्रेस है, क्योंकि एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट है, तो ये जो एड्रेस आ रहा है ये फेच्ड होके आ रहा है, फेच्ड फ्रॉम एचओएफ आधार। तो ये जो एड्रेस आ रहा है उस व्यक्ति का जिसके माध्यम से ये एनरोलमेंट हो रहा है उसके आधार वाला एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो एड्रेस आया है वहां से। उसके बाद चूंकि एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट है हमारा, तो जो भी करस्पॉन्डिंग दस्तावेज उसके पास हैं वो अच्छी बात है। बाकी जो नीचे की तरफ जो हमने पूर्व में दिखाया था एचओएफ वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये नीचे की तरफ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये वाला डॉक्यूमेंट जो है एचओएफ बेस्ड वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये हमको यहाँ पर चाहिए पड़ेगा, तब जाके हम एचओएफ बेस्ड वाला एनरोलमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। आप देखोगे दोनों जगह टिक लगा हुआ है, केवल एक ऊपर की तरफ बर्थ प्रूफ वाले केस में लगाया हुआ है यदि उनके पास बर्थ प्रूफ वाला डेटा है, और एक हेड ऑफ फैमिली। बाकी बीच में कहीं देखो कहीं कोई ग्रीन टिक नजर नहीं आ रहा है। तो ये एचओएफ वाले केस में नीचे वाला जो ऑप्शन है एचओएफ वाला वो हम लेंगे। और फिर फेस, फिंगर, आइरिस, रिव्यू के बाद ऑपरेटर कंफर्म करेंगे। ऑपरेटर कंफर्म करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगा जिसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देख के इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद उसको साइन करके अपलोड करेंगे, और एनरोलमेंट फॉर्म जो व्यक्ति से हमने साइन कराया उसको अपलोड करेंगे। दोनों को अपलोड कर देंगे तो सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। सबमिट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एसआईडी जनरेट हो जाएगी, जो पूर्व में ईआईडी जनरेट होता था, यहाँ पर उसको एसआईडी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से चाइल्ड के केस में 5 to 18 ईयर्स वाला सिनारियो हमने देखा है। अब अडल्ट के केस में हम समझ लेते हैं। अडल्ट के केस में दोनों तीनों जो ऑप्शन है उसको हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको अडल्ट एनरोलमेंट के केस में लेके चलता हूँ। इंडियन रेसिडेंट 18 ईयर्स एंड अबव। अडल्ट के केस में हमारे पास जो 3 सिनारियो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये ऑपरेटर अपना लॉगिन कर रहे हैं, अपना बायोमेट्रिक से करेंगे। यहाँ पे डुअल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो फिंगर, थंब, आइरिस कुछ भी लगाने के बाद आपको ऑपरेटर का ओटीपी भी चाहिए होगा। ओटीपी के बाद पूर्व में जब हम चाइल्ड की बात कर रहे तो नीचे दोनों ऑप्शन हमने देखे थे। यहां पर हम अडल्ट एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। तो अडल्ट एनरोलमेंट के केस में हम यहां पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले ऑप्शन पे। अभी हमने पहले 2 सिनारियो चाइल्ड वाले देखे थे तो हमने नीचे की तरफ क्लिक किया था, यहाँ हम ऊपर की तरफ क्लिक कर रहे हैं अडल्ट एनरोलमेंट वाले पे। तो यहाँ पर भी वही डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, प्रूफ ऑफ बर्थ है या प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है या एचओएफ बेस्ड है, तो उसको हम पहले इंडियन रेसिडेंट के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोर और लेस चीजें वही हैं, कोई ऐसा अलग से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ऊपर इंडियन रेसिडेंट हम ले रहे थे, चाइल्ड के केस में भी हमने लेके दिखाया था। यहाँ हम डॉक्यूमेंट बेस्ड ले रहे हैं। बायोमेट्रिक एक्सेप्शन होता तो यस पे क्लिक करते, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ है, यदि है तो यस पे क्लिक कर दिया हमने। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इन केस ऑफ इंडियन रेसिडेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल है, पर यदि व्यक्ति दे रहा है आपको एनरोलमेंट में भर के दे रहा है तो आपको उसको यहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पर पूर्व की बात जो हम चाइल्ड के केस में देख रहे थे, यहाँ पर भी जेंडर कंफर्म वाली फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है, डीओवी कंफर्म वाली फैसिलिटी यहाँ पर भी दी हुई है। अडल्ट वाले केस में भी उसका हम चयन कर लेंगे। उसके बाद जो भी पूरा एड्रेस है व्यक्ति का वो हम यहाँ पे भरेंगे। चूंकि डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट है तो एड्रेस ऑटोमेटिकली पुल अप होके नहीं आएगा, हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। पूर्व की तरह जो डिस्क्लोजर बच्चों के केस में हम कर रहे थे, यहाँ पे भी ये चेक बॉक्स पे टिक लगा के हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि सारी डॉक्यूमेंट सही है जो भी है। चूंकि हमने प्रूफ ऑफ बर्थ में यस किया हुआ है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन करके हम अपलोड करेंगे उसको। और बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, पीओआई, पीओए, जो भी डॉक्यूमेंट आप सालों से यूज करते आ रहे हैं, वो पीओआई के लिए डॉक्यूमेंट, पीओए के लिए डॉक्यूमेंट, जैसा कि आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट, ये हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट की सूची वहां पे नजर आ रही है,
फिर एक एक करके हम स्कैन करेंगे पूर्व की भांति, स्कैन करके हम अपलोड करेंगे। अगर सही अपलोड हो गया तो ग्रीन कलर का टिक आपको ये नजर आएगा। यदि ये ग्रीन कलर का टिक नजर आ रहा है मतलब सारी चीजें प्रॉपर अपलोडेड हो चुकी हैं। फिर ये व्यक्ति का फोटो हमने कैप्चर किया, ये फिंगर कैप्चर किया, आइरिस कैप्चर किया। अब चूंकि ये तो अडल्ट है तो ये तो खुद भी पढ़ सकते हैं, अकेले ही आए होंगे आपकी शॉप पे, आप उनको पढ़ा दीजिए। यहाँ पर कंफर्म का बटन है, जब वो पढ़ ले और सेटिस्फाई हो जाए तो आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। यदि कुछ गलती कुछ हो रहा है तो आपको प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। यहाँ राइट हैंड साइड पे मैं दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ प्रीवियस और कंफर्म दो ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। यदि वो व्यक्ति बोल रहा है कि सही है, यहाँ ऑपरेटर अपना ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जो भी जानकारी है वो अपने बायोमेट्रिक से अप्रूव कर रहे हैं उसको, कि अब एक बार इनके बायोमेट्रिक अप्रूव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जिसको आप प्रिंट लेंगे, साइन करा लीजिए, अपलोड करा लीजिए। एनरोलमेंट फॉर्म जो आपने साइन कराया उसको अपलोड कराएंगे और नीचे सबमिट बटन एक्टिवेट हो जाएगा और एसआईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये नॉट हैविंग प्रूफ ऑफ बर्थ अडल्ट के केस में, रेसिडेंट अभी भी हमारा इंडियन रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने एनआरआई और फॉरेनर की बात नहीं की है, याद रखिएगा। अभी मैं इंडियन रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। पर अब की बार हमारे पास क्या नहीं है, प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैंने पहले ही यहाँ पर नो पे टिक कर दिया है ताकि आगे वो मुझसे डॉक्यूमेंट वगैरह में परेशानी ना हो मुझको। यहाँ पर फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, पर अगर व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसको वहां पर फिल करना है, भरना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूर्व की भांति जेंडर कंफर्म करा जा रहा है यहाँ पर भी, पर एज और डेट ऑफ बर्थ के केस में कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पर दो रेडियो बटन बने हुए हैं, यदि वो यहाँ पर इस तरीके से भर रहा है या इस वाले रेडियो बटन में भर रहा है, क्योंकि उसके पास इसका कोई प्रूफ वाला जो डॉक्यूमेंट जो यूआईडीआई की तरफ से था वो नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस वाला जो काम है, एड्रेस जो फिल करना है वो हम एड्रेस फिल कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्लोजर वाला ऑप्शन है। अब आप देखोगे यहाँ पे बर्थ प्रूफ में यूआईडीआई की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास नहीं थे, तो इसलिए हमने इसको खाली खाली दिखाया गया है। बाकी नीचे के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, पीओआई या पीओए वाले जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट हमें पूर्व की भांति अपलोड करने पड़ेंगे। पीओआई और पीओए के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, भले ही बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, और दोनों डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने पड़ेंगे, स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। और अपलोड करके वो कैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको स्पष्टता से समझ आएगा। कई बार जो रिजेक्शन होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट में, वो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी की वजह से होता है। डॉक्यूमेंट का नंबर ही पढ़ाई में नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट में अक्षर ब्लर नजर आ रहे हैं, तो आपको भी प्रीव्यू में स्पष्टता से दिखाई देगा कि कैसा डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ है, सारी चीजें पढ़ाई में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तभी आप ये नीचे जो सेव बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप, ये सेव बटन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप जब इसको अपलोड करेंगे तो ये ग्रीन कलर का टिक लग के आ जाएगा। ये सब कुछ लाइव प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो ये ग्रीन कलर का टिक लगना जरूरी है। यदि ये नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सर्वर पर डेटा नहीं पहुंचा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ इशू है। उसके बाद फोटो, फिंगर, आइरिस, ये तीनों चीजें करेंगे। अब चूंकि व्यक्ति अडल्ट है तो हम रिव्यू वाले उससे खुद करा सकते हैं। रिव्यू कराने के बाद ऑपरेटर अपना कंफर्मेशन करेंगे अपने बायोमेट्रिक से, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगा जिसका प्रीव्यू हम देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद उसको डाउनलोड मतलब उसका प्रिंट साइन कराएंगे, प्रिंट लेके, और उसको अपलोड करेंगे। एनरोलमेंट फॉर्म जो हमने साइन कराया हुआ उसको अपलोड करेंगे। जब दोनों चीजें अपलोड कर देंगे तो सबमिट बटन आ जाएगा। जब हम सबमिट करेंगे तो यहाँ ईआईडी की जगह एसआईडी जनरेट होता है, तो एसआईडी जनरेट होगा। ये अडल्ट के केस में हमने इंडियन रेसिडेंट की बात की है। अब मैं अडल्ट का आपको दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं, जब हमारे रेसिडेंट जो है वो फॉरेनर है। अभी जो मैंने सिनेरियो बताया था, जो अडल्ट थे वो हमारे इंडियन रेसिडेंट थे, अब रेसिडेंट फॉरेनर है। उस केस में आप यूसी को इसी तरीके से, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूसी पर जाएंगे। यूसी पर जाने के बाद आप अपना आधार नंबर और कैप्चा इंटर करेंगे पूर्व की भांति, और अपना बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करेंगे। चूंकि यूसी ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, रियल टाइम पे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। डुअल ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हो रहा है, वो ओटीपी आप सबमिट करेंगे तभी जाके आप अंदर लॉगिन कर पाएंगे। चाहे अडल्ट कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो,
तीनों के लिए कॉमन ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इस पे ही हमें टिक करना है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी तक जो भी स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा था, मैं यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट दिखा रहा था, अब यहाँ पर मैंने रेसिडेंट फॉरेनर दिखाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात होगी, जो रेसिडेंट फॉरेनर जो होंगे उनका ईमेल एड्रेस जो है वो मैंडेटरी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो अभी तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं था, रेसिडेंट फॉरेनर के केस में ईमेल आईडी के सामने आप देखोगे ये टिक लगकर आ गया, रेड कलर का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब जो हमारे फॉरेन रेसिडेंट है उनका जब आप एनरोलमेंट करोगे तो ईमेल एड्रेस मैंडेटरी हो जाएगा। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी हो जाएगा, वो जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से वो कंफर्म होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और फॉरेन रेसिडेंट के केस में इस तरीके से जो कुछ वीजा होल्डर, सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान का अलग से ऑप्शन दिया गया है, ओसीआई कार्ड होल्डर और एलटीवी होल्डर, ये अलग अलग ऑप्शन आपको नजर आएंगे। जो भी ऑप्शन मतलब उनके लिए, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो आप उसका चयन करेंगे। ये भी मैंडेटरी ऑप्शन है रेसिडेंट फॉरेनर के केस में, और इनमें से कोई एक ऑप्शन हम चुनेंगे। ये एक बार मैं ऊपर से आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। सिलेक्ट टाइप ऑफ फॉरेनर, सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम 4 टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी। जो मैंने 4 टाइप अवेलेबिलिटी की बात की है उसमें कॉमन वीजा, ओसीआई होल्डर, एलटीबी होल्डर और सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान, ये थोड़ा सा एक अलग ऑप्शन दिया गया है। नेपाल एंड भूटान के लिए स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे कंट्री वाला दिखता है, यहाँ ड्रॉप डाउन में हम उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब किस देश के नेटिव नागरिक हैं वो उसका हम चयन करेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में। बाकी की डिटेल उनकी नेम, जेंडर, एज, जो भी एज पर डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे, जो भी उनकी बाकी की डिटेल है। इंटर करने के बाद मैं ऊपर भी आपको पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट फॉरेनर फील्ड विथ जो अलग अलग तरीके के जो हमारे ऑप्शन है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल एड्रेस आर मैंडेटरी, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एज पर द डिटेल्स फिल्ड अर्लियर। जो कि ईमेल आईडी कंपलसरी थी, अगर आपने वहां पे ईमेल आईडी पहले भरी होगी तो वो यहाँ पे भरकर आ जाएगी, वहां पे मोबाइल नंबर भरा होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली भरकर आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ईमेल आईडी को वैलिडेशन करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। संबंधित व्यक्ति की जो भी ईमेल आईडी है उस पर हम वैलिडेट करेंगे, यहाँ वैलिडेट वाले बटन से। ये लाइव रियल टाइम में ये फैसिलिटी ऐड की गई है कि आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से प्लीज एंटर द ओटीपी टू कंफर्म योर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, जो भी उन्होंने प्रदान की हुई है। ईमेल आईडी तो कंपलसरी है ही, यदि वो मोबाइल नंबर भी देते हैं तो दोनों को इस प्रकार हम रियल टाइम में वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति ना रह जाए और ऑपरेटर पर किसी भी तरीके का ब्लेम ना आए। इंटर ऑल दी डिटेल्स फॉरेनर आइडेंटिटी टैब जो हम बात कर रहे थे पीओआई वाले केस में, जो भी उनके आइडेंटिटी में आप दस्तावेज ले रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप ये नीचे वाले टैब में भर सकते हैं। इसको भरने के बाद जैसा हमारे इंडियन रेसिडेंट के केस में डिस्क्लोजर का मैसेज आ रहा था, तो ये फॉरेन रेसिडेंट के केस में भी आएगा ये डिस्क्लोजर का मैसेज। इसको हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो भी दस्तावेज, वैलिड फॉरेन पासपोर्ट फॉर रेसिडेंट्स, जो भी उनके पास दस्तावेज जो आपने पूर्व में सिलेक्ट किए हुए थे, यहाँ पर जो भी उनके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो भी चीजें उनके पास अवेलेबल है वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने का मतलब वही आपको प्रीव्यू में नजर आएगा। यदि ठीक तरीके से आपको दिखाई दे रहा है तो आप सेव करिए, अब उसको सर्वर पर पहुंचाइए। सर्वर पर अगर वो पहुंच जाएगा तो ये तीनों जगह, चाहे वो एड्रेस प्रूफ हो चाहे कहीं पर भी हो, वहां पर आपको इस तरीके से ग्रीन टिक नजर आएगा, ग्रीन टिक लगकर आएगा। फॉरेन रेसिडेंट के केस में जो हम बात कर रहे हैं, उसके बाद उसी तरीके से जैसे आप फेस, फिंगर और बायोमेट्रिक वगैरह
आइरिस वगैरह लेते हैं वो हम लेंगे। इसको हम डिटेल जो भी हमने फिल की है वो कंफर्म कराएंगे और आधार ऑपरेटर जो है अपने बायोमेट्रिक से उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद पूर्व की भांति एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट लेंगे, उनसे साइन कराएंगे, अपलोड करेंगे। एनरोलमेंट फॉर्म जो है signed enrollment form and acknowledgement slip resident foreigner oblique NRI for पेज 2 पे ये पेज 2 पेज डॉक्यूमेंट होगा ये, और हमें दोनों पेज को स्कैन करना रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं ऊपर एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्कैन एंड अपलोड दी साइन एनरोलमेंट फॉर्म एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप। रेसिडेंट फॉरेनर और एनआरआई के केस में जो एनरोलमेंट फॉर्म होगा वो 2 पेज डॉक्यूमेंट है और हमें दोनों पेज को स्कैन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। जब आप एक पेज स्कैन करेंगे तो और फिर आप स्कैन नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, तब आप पलट के लगाएंगे तो दूसरा पेज स्कैन हो जाएगा। इस ऑप्शन की आपको जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, क्योंकि एनआरआई और फॉरेनर के केस में 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। एनरोलमेंट फॉर्म जो है 2 पेज का है, तो स्कैन नेक्स्ट पेज पर जाकर आपको स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके आपके दोनों पेज स्कैन होंगे और आप उसको सबमिट बटन एक्टिवेट होने पे आप सबमिट करेंगे और ये एसआईडी नंबर जनरेट होके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। ये हमने बात करी फॉरेनर, रेसिडेंट फॉरेनर के केस में। पहले हमने इंडियन रेसिडेंट की बात की थी। अब मैं जो तीसरी कैटेगरी छूट रही है उसकी बात कर लेता हूँ। जो एनआरआई रेसिडेंट होते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन जो होते हैं, इनकी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हमने इंडियन की बात कर ली, फॉरेनर की बात कर ली, अब हम एनआरआई वाले व्यक्ति की बात कर लेते हैं। ये लॉगिन का प्रोसीजर वही होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इंटर हो पाएंगे। उसके बाद पूर्व की तरह ऑपरेटर अपना आधार नंबर, कैप्चा इंटर करेंगे, बायोमेट्रिक से अपना ऑथेंटिकेशन करेंगे। चूंकि यूसी में डुअल ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो ओटीपी भी आएगा। ओटीपी को हम सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अडल्ट के केस में कोई भी व्यक्ति हो, इंडियन, एनआरआई, फॉरेनर, आपको क्लिक यहीं पे करना है, अडल्ट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी मिल जाएगी, इंडियन एड्रेस और फॉरेन एड्रेस। एनआरआई वाले केस में आपके पास 2 फैसिलिटी आ जाएंगी। एनआरआई अगर व्यक्ति है तो 2 फैसिलिटी है, इंडियन एड्रेस और फॉरेन एड्रेस। मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी तक मैं इसको चूज नहीं कर रहा था, ये फील्ड एक्टिवेट नहीं होती थी, पर जैसे ही मैंने एनआरआई लिया तो यहाँ पर आप खुद से चूज करेंगे कि वो इंडियन एड्रेस की बात कर रहे हैं कि फॉरेन एड्रेस की बात कर रहे हैं। ये फैसिलिटी केवल एनआरआई वाले केस में ही है। जब मैंने इंडियन रेसिडेंस चुना था तो इंडियन एड्रेस ऑटोमेटिकली आ रहा था, जब मैंने फॉरेनर की बात करी तो ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस आ जा रहा था। पर एनआरआई के केस में ये फैसिलिटी यूसी में अवेलेबल है कि आप इंडियन एड्रेस का चयन कर रहे हैं या फॉरेन एड्रेस का चयन कर रहे हैं। ये व्यक्ति पे डिपेंड करेगा वो किस तरीके के डॉक्यूमेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इंडियन एड्रेस का चयन किया गया है। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्लीज कंफर्म योर ईमेल आईडी। तो ये जो ईमेल आईडी है यहाँ पर मैंडेटरी रहेगी, तो ईमेल आईडी भरना कंपलसरी हो जाएगा। जो भी आपने टाइप किया है स्क्रीन पर इस तरीके से आएगी। व्यक्ति को आप पढ़वा सकते हैं और यदि वो बोल दें हाँ सही है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे तो बाकी डिटेल, जेंडर कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है, जो हमारे इंडियन रेसिडेंट के केस में भी हो रहा था। उसके बाद और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो जो एड्रेस वगैरह ये सारी फील्ड रहेगी। पर यहाँ आप देख रहे हो ईमेल आईडी जो है वैलिडेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ईमेल आईडी पे स्टार का निशान लगा हुआ और ये ईमेल आईडी जो है वो मैंडेटरी है। तो इसको मैं यहाँ पे वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट करने का मतलब यही है कि नंबर पर ओटीपी वगैरह जो जाएगा और ईमेल आईडी वहां से वो वेरीफाई होगा। तो इस तरीके से जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी वेरीफाइड, तो ये ईमेल आईडी फिर वेरीफाइड करेंगे हम ओटीपी के माध्यम से। फिर आगे वही डिस्क्लोजर है, जो ये डिस्क्लोजर की हम बात कर रहे थे, ये डिस्क्लोजर जो हम इंडियन रेसिडेंट के केस में भी देख रहे थे। अब यहाँ पर उनके जो भी इंडियन पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट इशू, जो भी उनके पास दस्तावेज होंगे एनआरआई के पास दस्तावेज डिस्प्ले करने के लिए, वो दस्तावेज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में भी जो भी दस्तावेज उनके पास हैं, चाहे वो इंडियन पासपोर्ट हो, जो भी दस्तावेज ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी दिखाई देंगे
और जो मैंडेटरी है वो हम उसका चयन करेंगे यहाँ पर। और उन दस्तावेजों के बेसिस पे हम पूर्व की तरह स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे तो वो ग्रीन टिक लगकर आ जाएंगे। ग्रीन टिक लगकर आ जाएंगे तो हम फिर वही फेस, फिंगर, आइरिस तीनों को वैलिडेट करेंगे। उसके बाद रिव्यू करा लेंगे व्यक्ति से कि आप देख लीजिए। उसके बाद यदि हम कंफर्म कर रहे हैं ऑपरेटर के फिंगर से तो इसके बाद कोई चेंजेस या बदलाव नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरा निवेदन है कि इस वाली स्क्रीन पर रुककर इत्मीनान से आप उनको वेरीफाई कराइए, ताकि किसी भी तरह की गलत जानकारी या मिस्ड जानकारी सर्वर पे ना जाए, क्योंकि ये पूरा लाइव चल रहा है, ये पैकेट लाइव सर्वर पे जा रहा है। तो चूंकि एक बार आपने अपना बायोमेट्रिक से यहाँ पे कंफर्म किया तो ये उनके सर्वर पर चला जाएगा और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। हम कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूर्व की भांति आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रीव्यू देख सकते हैं, उसका प्रिंट लेके साइन करा के अपलोड करेंगे। जो एनरोलमेंट फॉर्म है उसको आप अपलोड करेंगे। जब दोनों फॉर्म अपलोड कर देंगे तो नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये नीचे सबमिट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट का बटन एक्टिवेट होगा आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जैसे पहले ईआईडी जनरेट होता था यहाँ पर एसआईडी जनरेट हो जाएगा और इस एसआईडी के माध्यम से ये एनरोलमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब दूसरा सिनेरियो है फॉरेन एड्रेस का। आपको कुछ नहीं करना, अगर एनआरआई व्यक्ति है और वो फॉरेन एड्रेस के बेस पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हो तो आप यहाँ पे फॉरेन एड्रेस का चयन कर लेना है। पूर्व में मैंने इंडियन एड्रेस का चयन किया था, यहाँ पर मैंने फॉरेन एड्रेस का चयन किया हुआ है। और यहाँ पर भी ईमेल आईडी जो है वो कंपलसरी है, रेड साइन यहाँ पे बना हुआ है। पर मेरा आपसे निवेदन है, यदि व्यक्ति का मोबाइल नंबर वगैरह अगर है, उसके पास इंडियन मोबाइल नंबर है और वो भरना चाह रहा है, भले मैंडेटरी ना हो, आप उसको भी फिल करिए, खाली मत छोड़िएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, चाहे इंडियन रेसिडेंट हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे फॉरेन रेसिडेंट हो, आपको तीनों ही केस में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। पर एनआरआई के केस में और फॉरेनर के केस में तो वो कंपलसरी है भी, तो उसके भरे बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर भी जेंडर कंफर्मेशन हो रहा है, दो जगह जेंडर कंफर्मेशन हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन की बात की जा रही है। उसके बाद जब आगे की तरफ बढ़ेंगे बाकी सारी फील्ड्स तो वही रहेंगी, पर चूंकि ईमेल आईडी मैंडेटरी है तो इसको वैलिडेट ओटीपी के माध्यम से इसको वैलिडेट किया जा रहा है। इसको हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद इस तरीके से जो भी ओटीपी ईमेल आईडी पे गया है उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये ग्रीन कलर की स्क्रीन आपको दिखाई देगी यहाँ पर, जिसका सही ओटीपी यदि आपने भरा है तो ईमेल आईडी वेरीफाइड इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब व्यक्ति सही जेन्युइन है और उसकी ईमेल आईडी भी सही है, ओटीपी उस पर पहुंच गया है। आगे वही डिस्क्लोजर रहेगा, जो भी संबंधित दस्तावेज है उसके पास, जो हमने इंडियन एड्रेस के केस में देखे थे, इंडियन पासपोर्ट या जो भी दस्तावेज है उसके पास, वो दस्तावेज पीओआई, पीओए, जो भी दस्तावेज अवेलेबल होंगे वो हम अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे। अगर सही सही अपलोड हो गए तो एक ग्रीन टिक नजर आ जाएगा। प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के केस में भी, एड्रेस प्रूफ के केस में भी और प्रूफ ऑफ बर्थ के केस में जो भी दस्तावेज उन्होंने अपलोड किए हैं, तीनों पे अगर ग्रीन टिक आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फेस कैप्चर करिए, फिंगर कैप्चर करिए, आइरिस कैप्चर करिए और ये रिव्यू वाला पेज आ जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ, ये ऊपर आपकी पूरी ग्रीन हायरार्की चल रही है। यहाँ पर डेमोग्राफिक, यहाँ रेफरेंस में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, यहाँ आपने फोटोग्राफ की बात की, यहाँ आपने फिंगरप्रिंट्स की बात की, यहाँ आपने आइरिस की बात की और अब हम आखिरी स्टेप में आ गए रिव्यू में। तो ये रिव्यू स्क्रीन खुलकर आ गई है यहाँ पर और रिव्यू स्क्रीन पर वो सारा कुछ जो आपने फिल किया है व्यक्ति को पढ़वाइए। यहाँ अगर व्यक्ति सेटिस्फाई है तो कंफर्म पे क्लिक करिए। यहाँ अगर ऑपरेटर ने अपना ऑथेंटिकेट कर दिया तो फिर इसके बाद कोई चेंजेस या बदलाव नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पहले अच्छे से पढ़वा लीजिए। एक बार ऑपरेटर ने कंफर्म कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया अपने बायोमेट्रिक से, तो इस तरीके से आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप पूर्व की भांति हम कई बार देख चुके हैं। प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद इसका प्रिंट लेंगे, साइन कराएंगे, अपलोड करेंगे। एनरोलमेंट फॉर्म जो है उसको साइन कराएंगे, अपलोड करेंगे। जब दोनों डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर एक सबमिट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो ये एसआईडी नंबर जनरेट हो जाएगा और हमारा जो एनरोलमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब एक ऑप्शन और बचा हुआ है डेमोग्राफिक अपडेट वाला। बायोमेट्रिक अपडेट अभी चालू नहीं हो पाया है यूसी पे, तो डेमोग्राफिक अपडेट में आपको बता देता हूं। कम से कम यूसी पे आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से, नेट कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है। आधार नंबर, कैप्चा,
आपका बायोमेट्रिक, क्योंकि डुअल ऑथेंटिकेशन है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आप सबमिट करेंगे। तो अभी मैं आपको पूरा एक डिटेल व्यू बता देता हूँ। अडल्ट एनरोलमेंट में हमने 3 कैटेगरी देखी थी, इंडियन एनरोलमेंट, एनआरआई और फॉरेनर। तीनों अंदर जाके ही होना है। एनआरआई के केस में 2 कैटेगरी थी, इंडियन एड्रेस और फॉरेन एड्रेस, वो भी अंदर जाके ही होना है। अडल्ट के केस में एनरोलमेंट एक ही ऑप्शन से होगा, इस वाले ऑप्शन से। बच्चों के केस में 2 ऑप्शन है, बिलो 5 ईयर्स और 5 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आ गया हूँ डेमोग्राफिक अपडेट पे। बायोमेट्रिक अपडेट अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस है, तो उसका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको डेमोग्राफिक अपडेट बता देता हूँ। डेमोग्राफिक अपडेट वाले ऑप्शन का मैंने चेंज किया है यहाँ पर। मैं आगे की तरफ प्रोसीड करूंगा तो संबंधित व्यक्ति का आधार नंबर जो है, जिसका हमें डेमोग्राफिक अपडेट करना है, उसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये यूसी का एक नया फीचर है जो मैं बात कर रहा था, जो आपको ईसीएमपी में अवेलेबल नहीं है। यहाँ आपको ये दिख जाएगा कि उसकी जो वैलिडिटी बची हुई है अपडेट की, कितनी वैलिडिटी बची हुई है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, जो भी नीचे वाले 3 चीजों की तो वैलिडिटी यूआईडीआई की तरफ से नहीं रहती है। ऊपर वाले केस में जो भी वैलिडिटी व्यक्ति की बची हुई है वो यहाँ पर उसको दिख जाएगी, वैलिडिटी लिमिट उसको दिख जाएगी, मतलब आप देख पाएंगे उसको, उस अनुसार ही आप उसको अपडेट करेंगे। नहीं तो अदरवाइज पहले क्या होता था, पता ही नहीं चलता था कितनी बार भी अपडेट हो रहा है, फिर वो पैकेट रिजेक्ट होते थे, कई बार फिर मेल वगैरह कर रहा है कि भाई इसकी सारे ऑप्शन एक्सपायर हो चुके हैं, पर फिर अपन मेल वगैरह करके उसकी अलग प्रोसीजर करके हम उसकी अपडेट वगैरह करवाते थे। आपको जो भी चीज अपडेट करनी है, जो भी चीज अपडेट करनी है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस वाले केस में इन्होंने एड्रेस, मोबाइल और ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए इन तीनों में ब्लू कलर से नजर आ रहा है। यदि आपको नेम अपडेट करना होता, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना होता, यदि आपको जेंडर अपडेट करना होता, तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ता और उस पर ब्लू कलर नजर आता। अभी चूंकि आपने नीचे वाले 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शन पे ब्लू कलर नजर नहीं आ रहा है। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपको जैसे ही क्लिक करेंगे वो ब्लू कलर में नजर आने लगेगा। अब उसके बाद जो भी व्यक्ति है जिसका डेटा हम फैच करने वाले हैं वहां से, तो उसका कंसेंट हम लेंगे बायोमेट्रिक के माध्यम से, चाहे वो फेस से करें, फिंगर से करें, आइरिस से करें, क्योंकि तो उनका आधार कार्ड है, उनकी डिटेल है, हम फैच कर रहे हैं, तो हमें उनका ऑथेंटिकेशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये उनका ऑथेंटिकेशन जैसे ही हम लेंगे तो उनकी जो भी डिटेल वगैरह है जो उनके आधार में होगी वो खुलकर यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे दिखाई देगी, जो भी जानकारी उनकी है, जो भी वहाँ आधार से फैच होके आई है। और जो जानकारी अपडेट करने के लिए आपने सिलेक्ट किया था वो आपको एडिट मोड में मिलेगी, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपने वहां पे सिलेक्ट किया था, एड्रेस सिलेक्ट किया था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है, वो आपको इस तरीके से एडिट मोड में दिख रही है। और जो जानकारी आपने सिलेक्ट नहीं की थी वो आपको देखोगे नेम वगैरह जो है वो आपको नॉन एडिटेबल मोड में नजर आ रहा है, अलग तरीके से नजर आ रहा है। जेंडर आपको नॉन एडिटेबल मोड में नजर आ रहा है। उसी तरीके से डीओबी स्क्रीनशॉट में कट गया नीचे, वो भी आपको नॉन एडिटेबल मोड में नजर आता है, क्योंकि आपने उसको अपडेट के लिए सिलेक्ट नहीं किया है। जो भी आपने एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया था तो वो आपको एडिटेबल मोड में ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी चेंजेस या बदलाव करना चाहते हैं वो चेंजेस या बदलाव आप कर पाएंगे। एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की हमने बात की थी, तो यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर इन्होंने लिखा यहाँ पर, तो मोबाइल नंबर को वैलिडेट करने के लिए ओटीपी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर चूंकि उन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट की बात की है, इसलिए यहाँ पर वो चीज मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी हो जाएगा तो उसको हम वैलिडेट यहाँ से कर पाएंगे, जैसा हम एनआरआई के केस में या फॉरेनर के केस में कर रहे थे, वैसा हम इंडियन रेसिडेंट के केस में भी अपडेट वाले केस में उसको वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपडेट कराना है। वैसा ही ईमेल आईडी के केस में यदि व्यक्ति को अपनी ईमेल आईडी अपडेट कराना है तो उसको भी हम ओटीपी के माध्यम से वैलिडेट करेंगे, और जब वो वैलिडेट हो जाएगा तो ईमेल आईडी वैलिडेटेड, वेरीफाइड इस तरीके से दिखाई देगा हमको। उसके बाद वही डिस्क्लोजर जो पहले से आप देखते आए हैं, और वही डॉक्यूमेंट जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिस भी तरीके का अपडेट है, जैसे एड्रेस अपडेट की बात की थी तो एड्रेस अपडेट के लिए पीओए के जो भी यूआईडीआई की तरफ से जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको आएंगे, दिखाई देंगे। उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट व्यक्ति लाया उसको आप स्कैन करिए, प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के केस में चूंकि आपने केवल एड्रेस अपडेट की बात की थी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर यहीं पर ही ग्रीन कलर का टिक नजर आ रहा है और हमने इसी को अपडेट किया है।
क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के केस में ऐसे किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद जो एड्रेस व्यक्ति का है, जो भी एड्रेस व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेसिडेंट विल वेरीफाई ऑल द इंटर डिटेल्स इन द रिव्यू पेज। तो यहाँ पर जो भी उसने अपडेट कराया था, टाइप ऑफ अपडेट क्या था, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल अपडेट था, तो यहाँ पर व्यक्ति का एड्रेस, मोबाइल और ईमेल जो है वो अपडेटेड वर्जन उसको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसको आप उसको दिखा दीजिए। यदि वो इससे सेटिस्फाई होता है तो पूर्व की तरह आप कंफर्म करेंगे अपने बायोमेट्रिक से, और जैसे ही आप अपने बायोमेट्रिक से कंफर्म करेंगे तो वही एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जिसको आप ये दिखा देता हूं मैं आपको, एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रीव्यू का ऑप्शन है और यहाँ नीचे स्टेप 1 और स्टेप 2 है। स्टेप 1 में आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आप उससे साइन करा रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं, और स्टेप 2 में आप एनरोलमेंट फॉर्म जो है आप उसको अपलोड करेंगे। जब तक आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं करेंगे तो स्टेप 2 अपडेटेड नहीं होगा। स्टेप 2 में एनरोलमेंट फॉर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक सबमिट बटन अपडेट नहीं होगा। तो ये इस स्क्रीन पर आपको तीनों ऑप्शन एक एक करके एक्टिवेट होते नजर आएंगे। स्क्रीन यही रहेगी, बस आप पहले प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रीव्यू करके आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे, प्रिंट निकाल के उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके आप उसको अपलोड करेंगे। तो पूर्व की भांति जैसा कि मैं दिखा रहा था, पूर्व की भांति यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर वापस आएंगे। अभी यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया है। जब आप अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे इसको, तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। फिर उसके बाद जब एनरोलमेंट फॉर्म अपलोड कर देंगे उस पर ग्रीन टिक लग जाएगा। जब दोनों हो जाएंगे, जब दोनों अपलोड हो जाएंगे तो आप सबमिट बटन जो यहाँ पे नीचे अभी नॉन एक्टिव मोड में दिख रहा है, एक्टिव मोड में दिखेगा, और आप उसको फाइनली सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये SID नंबर जनरेट हो जाएगा, और SID नंबर जनरेट होने के बाद ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। पूर्व की भांति आप उसको पावती देंगे और उसको विदा करेंगे। तो ये पूरा हमारा पूरा सिनेरियो था यूसी क्लाइंट का। अभी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसको आप अवेयरनेस सेशन की तरह लीजिए, क्योंकि अभी आप लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको ACMP भी चलता दिखाई दे रहा है, पर यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तभी आप यूसी का उपयोग कर पाएंगे, यूसी का उपयोग कर पाएंगे। UIDAI की तरफ से निर्देश थे कि हमारे जो भी ऑपरेटर साथी हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने आप सभी के सामने ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया। उम्मीद है कि आपको इनिशियल लेवल पर सारी चीजें समझ में आई होगी। ये सारे दस्तावेज हम जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से आपके जो भी संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपडेट करा देंगे। अभी कल भी सर ने जो डॉक्यूमेंट को लेके जो UIDAI की तरफ से डॉक्यूमेंट आया है, PDF आया है, वो उसको भी ग्रुप में सर के द्वारा शेयर किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा आपको चीजें समझ में आई होगी। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि आपको कुछ इसमें कुछ उत्सुकता, कोई जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक डाउट है। जी जी। बच्चा 5 साल से बड़ा है जी, और 15 से